हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ा है, पेडागोजी के बारे में पढ़ा है, साइकोलॉजी का बेसिक आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है आज की क्लास में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं और यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट टीजीटी कमीशन एग्जाम देने वाले हैं या जेबीटी का कमीशन देने वाले हैं या आप कोई टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास एग्जाम में। ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी है। कुछ स्टूडेंट का जो है वो मेडिकल नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने बताए हैं उनके रिगार्डिंग मैं जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर से पहले कंडक्ट कराऊंगी। चाहे हम जो है वो डे में दो क्लासेस जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे आपके पास है सबसे पहला क्वेश्चन, द वर्ड पेडागोजी मीन्स। आपके पास वर्ड है पेडागोजी। इस पेडागोजी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे पूछा है। टू गाइड द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का मार्गदर्शन करना। टू लीड द चाइल्ड, बच्चे का नेतृत्व करना। आप बच्चे को लीड कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो आप उसका कि इस तरीके से करना चाहिए कोई काम। टू एजुकेट द चाइल्ड, ये बच्चे को शिक्षित करना होता है या बच्चे को समझना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू लीड द चाइल्ड, जो है बच्चे का नेतृत्व करना। हम बच्चे को लीड कर रहे हैं कि ये काम आपने करना है तो इस तरीके से करना है। तो ये है आपके पास पेडागोजी का मतलब। आप यहाँ पर ऑप्शंस भी देख सकते हो, साथ साथ में आप लोगों को आंसर्स गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी स्टडी है, किस चीज की स्टडी है हमारे पास पेडागोजी। शिक्षा शास्त्र हम कह रहे हैं पेडागोजी को, तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। एजुकेशन है यानी कि शिक्षा है। गाइडिंग स्टूडेंट है, छात्रों का मार्गदर्शन। लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड्स। तो पेडागोजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, टीचिंग मेथड्स की स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग मेथड्स आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। नीचे में से कौन सा बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है कि ये शारीरिक वृद्धि है। देखो, अब यहाँ पे एक तो शारीरिक लिखा है, दूसरा यहाँ पर वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब है, आपको पता है सभी को, वृद्धि मतलब आपका ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या चीज़ है, ग्रोथ का मतलब है जिस चीज़ को आप मेजर कर सको कि ये इतना फीट है या ये इतना इंच है या ये इतना किलोग्राम है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है यहाँ पे बच्चे की शारीरिक वृद्धि को कौन दर्शाता है, तो वो है हमारा, तो जो वृद्धि है वो कैसा कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मात्रात्मक है, जिसमें सिर्फ मात्रा ही मात्रा हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है आपका क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। साइको एनालिटिकल मेथड है, या आपका जो है वो कंपैरेटिव मेथड है, या डेवलपमेंटल मेथड है, या स्टैटिस्टिकल मेथड है। तो आपको बच्चे की ग्रोथ को चेक करना है, डेवलपमेंट को चेक करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास डेवलपमेंटल मेथड, जिसे हम विकासात्मक विधि या दीर्घकालिक विधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी। इनमें से कौन सा अधिगम लर्निंग थ्योरी एसोसिएटिव थ्योरी नहीं है। लर्निंग थ्योरी कौन सी नहीं है पूछा है। तो आपको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, इवान पावलोव ने दिया है, जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे डॉग को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे, कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर सिखाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि एक लर्निंग थ्योरी है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे गेस्टॉल्ट थ्योरी। गेस्टॉल्ट थ्योरी जो है आपकी, ये किस तरीके की थ्योरी है, यहाँ पर ये गेस्टॉल्टिज्म से रिलेटेड है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, एसआर थ्योरी हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये भी आपकी एक लर्निंग थ्योरी है। और लास्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये भी आपके पास एक लर्निंग थ्योरी है, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी जो गेस्टॉल्ट थ्योरी है ये एक लर्निंग थ्योरी नहीं है। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज आपने यहाँ पे और ध्यान रखना, यहाँ पे एसआर थ्योरी के बारे में बात हो रही है ना, तो ये एसआर थ्योरी किसने दी है? एसआर थ्योरी दी है आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दी है, जिसे हम जो है वो फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। एक आती है आपके पास एसएस थ्योरी, और ये एसएस थ्योरी किसने दी है? इवान पावलोव ने दी है। दो स्टिमुलस इन्होंने जो है यहाँ पर दर्शाए हुए हैं कि दो स्टिमुलस हमारे पास होते हैं, और वो दो स्टिमुलस कौन कौन से हैं? एक हमारे पास आ जाता है बेल, और दूसरा हमारे पास आता है फूड। ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे पास स्टिमुलस देखने को मिलते हैं, यानी कि जो है उत्तेजक, या इसे हम और क्या कहेंगे? स्टिमुलस को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर उत्तेजक भी बोलते हैं, और इसके अलावा और इसको क्या कहा जाता है? उसके अलावा एक होता है आरएस थ्योरी। तो आरएस किसने दी है? और आरएस दी है आपकी यहाँ पर जो स्किनर है, इन्होंने जो है वो आरएस थ्योरी दी है। एसआर जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोमेन ऑफ लर्निंग डील्स विद इमोशंस, वैल्यूज एंड एटीट्यूड? अधिगम का कौन सा क्षेत्र है? हमारे पास लर्निंग के डोमेन्स होते हैं, भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों से संबंधित है। कॉग्निटिव डोमेन जो है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती है उनके साथ में डील करता है। अफेक्टिव डोमेन जो है, जो हमारे हार्ट से संबंधित चीज़ें होती है उनके साथ में डील करता है। साइकोमोटर्स, जो भी मोटर्स चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारे हैंड से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनसे डील करता है। और बिहेवियरल डोमेन हमारा बिहेवियर से संबंधित चीज़ों के साथ में डील करता है। तो यहाँ पे पूछा है भावनाओं, मूल्यों का दृष्टिकोण से संबंधित, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफेक्टिव डोमेन यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन कई जगह पर सामाजिक ही गिवन होता है। तो अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, अ गुड वे ऑफ असेस लर्नर इज, वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतानुसार अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करने का अच्छा तरीका है। तो अधिगमकर्ता जो है, जो इवैल्यूएटर है, या जो लर्नर को चेक करने का अच्छा तरीका, मूल्यांकन करने का अच्छा तरीका कौन है? बच्चे का, लर्नर को आपने मूल्यांकन करना है। तो आप ओरली अगर उसकी जो है वो परीक्षाएं ले रहे हैं, ओरल असेसमेंट कर रहे हैं, या साल के एंड में आप जो है वो उसका टेस्ट ले रहे हैं, जिसे हम समेटिव टेस्ट कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसमें सहयोगियों के साथ में जो है वो कोई प्रोजेक्ट उसको करने को दे दिया जाता है। या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें डिसाइड है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो पास करना है, फेल करना है, उस तरीके से, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट होता है पहले से, मतलब। तो यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोगों को साथ में मिलकर जो है वो चीज़ें करने को दी जाएं, है ना। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावाद के अंदर क्या मानते थे कि बच्चे को समाज में रखो, और वो वहाँ पे समाज के साथ, लोगों के साथ मिलकर जो है वो चीज़ों को सीखेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर who meets the unique needs of exception children provides, एक शिक्षक जो विशेष बच्चों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्शनल एजुकेशन होता है, जिसमें उनकी विशेष आवश्यकताओं को या अनूठी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। या स्पेशल एजुकेशन होती है, या कैजुअल होती है, या फॉर्मल होती है। तो उनकी कुछ अनूठी आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्पेशल एजुकेशन जो होती है, विशेष शिक्षा जो होती है, वहाँ पे उनकी कुछ एक्सेप्शनल नीड्स होती हैं, एक्सेप्शनल बच्चों की कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो अनूठी होती हैं, उनको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी? कौन सी विधि अनुभव यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस है, गतिविधि यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, और करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देती है? तो हमें पता है कि ये चीज़ क्या है, जब हम एक्टिविटी करते हैं, एक्सपीरियंशियल अनुभवात्मक जो गतिविधि है, वहाँ पर हम चीज़ों को करके सीखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? समाजीकरण का देखो दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक प्राइमरी
एजेंट्स होते हैं हमारे पास और एक जो है वो सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी एजेंट जो है वो कौन सा नहीं है। तो हमेशा जहाँ पर आपके पास फैमिली दिया होगा तो वो फैमिली हमेशा आपका प्राइमरी एजेंट के तौर पे रहता है, ठीक है। और जहाँ पे आपका स्कूल गिवन होता है वो हमेशा जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर या सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट के अंदर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे प्राइमरी एजेंट्स के अंदर आ सकते हैं लेकिन स्कूल नहीं आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे मास मीडिया भी दिया हुआ है, मुख्य एजेंट नहीं है इनमें से, सोशलाइजेशन का मुख्य एजेंट प्राइमरी एजेंट नहीं है, ठीक है। तो मास मीडिया, जनमाध्यम और स्कूल दो चीजें हैं, ठीक है। तो जनमाध्यम, परिवार और स्कूल तथा साथियों को प्राथमिक एजेंट माना जाता है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं, स्कूल को भी प्राथमिक माना जाता है। अगर मास मीडिया आपकी ऑप्शन नहीं होता, मैंने मास मीडिया को यहाँ पे नहीं देखा, अगर मास मीडिया ऑप्शन में नहीं होता आपके पास तो आप यहाँ पर बोल सकते थे, ठीक है। जब दो चीज़ें ध्यान से देखना, ये हमेशा प्राइमरी के अंदर आता है और स्कूल हमारा हमेशा सेकेंडरी के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मास मीडिया भी है, जनमाध्यम, ऐसे तो ये हमारे पास किस में आएंगे, प्राइमरी के अंदर आएंगे। लेकिन अगर मास मीडिया नहीं होता तो स्कूल के साथ में था, लेकिन जब मास मीडिया है तो आप यहाँ पर सी के साथ में भी जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको दो दो ऑप्शंस के साथ में आएगा, जैसे फैमिली और पीयर्स हैं या नेबरहुड हैं तो ये प्राइमरी के अंदर आ गया, या आपका स्कूल और आपका जो नेबरहुड है वो कई बार सेकेंडरी के अंदर आता है। तो मेन आपने याद रखना कि फैमिली हमारा प्राइमरी आता है और स्कूल हमारा सेकेंडरी है। लेकिन जब मास मीडिया है तो आप इसको मास मीडिया को साथ में लेके चलेंगे, कहाँ पे, सेकेंडरी एजेंट के तौर पे। मुख्य एजेंट पूछे हैं सोशलाइजेशन के, तो ये सारे के सारे हमारे मुख्य एजेंट के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच अ टीचर हेल्प स्टूडेंट मैनेज देयर ओन लर्निंग इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक छात्रों को उनकी अपनी सीखने की प्रक्रिया स्वयं प्रतिबंधित करने में मदद करता है कि खुद से वो चीज़ों को सीखे, उसको कंडीशनिंग कहा जाता है, रेनफोर्समेंट कहा जाता है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कहा जाता है, या मेमोराइजेशन, तो उसको सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग कहा जाता है। तो वो खुद से चीज़ों को, सेल्फ का मतलब है खुद के नियंत्रण में चीज़ों को लाता है, खुद से करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, आप लोगों ने जो है वो पढ़ा है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है तो वो दिया है गार्डनर ने। इन्होंने जो है वो 8 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। विच इंटेलिजेंस हेल्प्स अ पायलट, जो पायलट होते हैं ना, जो प्लेन चलाते हैं एयरफोर्स वाले, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो उनको दिशा का ज्ञान होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो लिंग्विस्टिक किसके अंदर होती है, एज अ टीचर बात करें, एज अ लॉयर बात करें, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो दूसरों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं या खुद को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसे होते हैं ना। तो इंटर का मतलब होता है कि दूसरों को कितने अच्छे से समझते हैं आप, दूसरों के भावों को, विचारों को। काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, आप अपनी जो है एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हो, आपको बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, कैसे आपने बॉडी को शेप करना है, ठीक है। और एक है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको मैथ से संबंधित जो है वो कितनी चीज़ों का ज्ञान है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो चीज़ें बोली गई है, 4 ऑप्शंस थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बॉडीली काइनेस्थेटिक और काइनेस्थेटिक दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बॉडीली काइनेस्थेटिक है जहाँ पर शारीरिक गतिशीलता की बात कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे गति के बारे में भी बात कर रहे हैं, एयरफोर्स पायलट के लिए सबसे उपयोगी क्या है, ठीक है। एक आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, वो भी होती है, और काइनेस्थेटिक भी होती है पायलट के लिए, ठीक है। दोनों मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं थी क्योंकि। नेक्स्ट है इन लर्निंग मैचुरेशन रेफर्स टू। मैचुरेशन क्या है हमारे पास, तो मैचुरेशन जो है एक हेरिडिटी से रिलेटेड है। मैचुरेशन आपकी परिपक्वता जो है, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं, ये हमारा जो है वो जैविक वृद्धि से संबंधित है, और बायोलॉजिकल ग्रोथ आपकी हेरिडिटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, ये पूछा है। फाइनल एग्जाम एट एंड ऑफ टर्म, जब आपका सेमेस्टर एंड हो जाता है उस टाइम पे एक आपका टेस्ट लिया जाता है, उसको बोलेंगे फॉर्मेटिव। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, आपका एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि आपको इतने मार्क्स लेने हैं। या प्रोजेक्ट वर्क ड्यूरिंग द कोर्स के टाइम पे एक सब जो है आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, वो आपका फॉर्मेटिव में आएगा, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट, फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो आप कोर्स के दौरान
पूरी साल के अंदर आप देखते हो छोटे छोटे ओरल टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट करने को दिया जा रहा है, आपको जो है वो कोई ना कोई जो है वो स्पीच दी जाती है कि आपको इसके बारे में बताना है ना। तो वो सारे कोई भी प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे टेस्ट जो भी हो सकते हैं, तो वो आते हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासरूम टीचिंग विच इज मोर इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव पेडागोजी। कक्षा में शिक्षा देने में प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र, जिसे प्रोग्रेसिव पेडागोजी कहते हैं, उसके अनुसार कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है। आपको शिक्षा देनी है तो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, करिकुलम सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होना चाहिए। तो आपको पता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो वो कक्षा देनी है, आपको चीज़ें सिखानी है, तो पेडागोजी के अनुसार कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर चीज़ें की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग एज पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 3 डोमेन की बात की गई है। सबसे पहले आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है हमारा साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो हमारा माइंड से रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन हार्ट से रिलेटेड है, और साइकोमोटर डोमेन हैंड से रिलेटेड है। इस तरीके से आपने चीज़ें याद रखनी है। और इसमें कौन सा नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। निम्न में से किस कथन में अधिगम के बारे में सही कहा गया है। लर्निंग के बारे में पूछा है। लर्निंग एक पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस है, निष्क्रिय ग्रहण प्रक्रिया है। क्या आप लर्निंग कर सकते हो जब आप जो है वो निष्क्रिय हो? सही पूछा है, तो ये तो गलत हो जाएगी। पहली बात, लर्निंग जब भी हम करते हैं हमें हमेशा कैसे होने चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए। दूसरा है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। जो आप लर्निंग कर रहे हो ना वो डिपेंड करती है कि आपने पहले से आपको कितना पता है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। अधिगम पूर्व अनुभव पर निर्भर नहीं करता है, ये यहाँ पे बोला है। और लास्ट ऑप्शन है, लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन स्किल्स ओनली। अधिगम केवल जो आप कौशल प्राप्त कर रहे हो ना वही है, ऐसा पूछा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। ये चीज सही है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि आपको पहले से कितना पता है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब आपको अगर मान लो कि मैं लर्निंग के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपको लर्निंग के बारे में कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी तो आप अच्छे से उस चीज़ का आंसर दे पाओगे। लेकिन अगर आपको पहले से इस चीज़ के बारे में थोड़ा कम पता है तो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ पेरेंट्स इन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो वो सक्रिय होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए, सहभागी होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावी शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स बोले सिर्फ, ऐसा भी नहीं है। टीचर केयर अबाउट स्टूडेंट्स इमोशनल नीड्स, शिक्षक छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता हो। फोकस ओनली ऑन रिप्रोडक्टिव ऑफ नॉलेज, केवल ज्ञान की पुनरावृत्ति पर जोर देना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ ज्ञान की ही बात करें, तो वो क्या होना चाहिए, केयर भी बच्चे की इमोशनल नीड्स की, जो भावनात्मक उसके आवश्यकताएं हैं उस चीज की भी जो है वो ध्यान रखे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन और आईसीटी बेस्ड टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑनलाइन या आईसीटी आधारित शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि टीचर डज नॉट हेल्प इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, कि शिक्षक ज्ञान निर्माण में मदद नहीं करता है। ऐसा नहीं है, वो करता है। कौन सा कथन सही है ऐसा पूछा है। लर्नर्स हैव अ मोर एक्टिव रोल, शिक्षार्थियों की भूमिका अधिक एक्टिव होती है। इंस्ट्रक्शन डिलीवरी इज ऑलवेज वर्बल, शिक्षण हमेशा मौखिक रूप में होता है, जरूरी है या नहीं। देयर आर फ्यूअर चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग, के बहुत ही कम चांस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लर्निंग यहाँ पर पूछा कि कौन सा कथन सही है पूछा है, तो लर्नर हैव अ मोर एक्टिव रोल, जो आपका शिक्षार्थियों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सक्रिय। अभी मैंने आपको पीछे भी इस चीज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है, जहां पर एजुकेशन जो है आपको पता है जो बच्चे की
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्रोथ रेफर्स टू, यही क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था लेकिन थोड़ा सा घुमा के था। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है, और ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ग्रोथ किस चीज को शो कर रही है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मात्रा में हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट आपकी जो है वो क्वांटिटी को भी शो करता है, ठीक है, और आपकी क्वालिटी को भी शो करता है। यानी कि अगर मैं हिंदी में आपको कहूं तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दो चीजें हैं आपके पास, ठीक है। तो क्वालिटेटिव होता है आपका गुणात्मक और क्वांटिटेटिव होता है आपका परिमाणात्मक या मात्रात्मक जिसे हम कहते हैं। तो ग्रोथ रेफर करता है क्वांटिटेटिव चेंजेस को, जबकि जो आपका डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को और क्वांटिटेटिव चेंजेस को दोनों को प्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस होती रहती है, डिसकॉन्टिन्यूस है, रुक जाती है, सडन होती है, टेम्परेरी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। जो आपका विकास है वो कंटिन्यू होता रहता है, यानी कि वो कैसी प्रोसेस है हमारे पास, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने 20 आपको डिटेल से दिए, अब यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग? लर्निंग के बारे में सही कथन पूछा है। तो लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव का परिणाम है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रैक्टिस, अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप कोई चीज़ लर्न करते हो ना, यानी कि सीखते हो, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। लर्निंग इनहेरिटेड होती है, जन्मजात होती है, नहीं ज़रूरी नहीं है। एक्वायर्ड भी होती है। लर्निंग इज ऑलवेज परमानेंट, हमेशा परमानेंट स्थायी होता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको जितने अनुभव प्राप्त होते हैं उस चीज़ का रिजल्ट है। और एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो लर्निंग है उसमें चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं लर्निंग के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज वेयर अ चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, जहाँ पर वस्तु स्थायित्व, चीज़ों को पकड़ना है ना, और कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है उस चीज़ को देखना, मतलब उसको पता लगना, फील होना, तो वो कौन सी स्टेज में होता है? ये सारा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ऑलरेडी मैं इस चीज़ को आप लोगों को पीछे भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है वैगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेट्स टू, किस चीज़ से रिलेट है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? तो ये स्कैफोल्डिंग से रिलेट है, जिसमें एक टेम्परेरी हिंट या टेम्परेरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज प्रपोज्ड बाय, तो किसने की है? स्किनर ने की है। BF स्किनर इनका पूरा नाम है, कई बार किसी और ऑप्शन से भी आपको जो है वो दे दिया जाता है। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ, रेनफोर्समेंट किसे मजबूत करता है? तो रेनफोर्समेंट हमारे बिहेवियर को, यानी कि व्यवहार को, या तो पॉजिटिव बिहेवियर होगा या तो नेगेटिव बिहेवियर होगा। रेनफोर्समेंट हमेशा मजबूत करती है रिश्तों को, ठीक है, तो वो बिहेवियर को मजबूत करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। दंड यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बोला कि बच्चे नियमों का पालन दंड से बचने के लिए किस स्तर पर करते हैं, कि उसे जो है वो दंड से बचना है। तो पनिशमेंट वर्सेस ओबीडियंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। तो देखो सबसे पहले ये प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर है कन्वेंशनल, फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। ये है पूर्व परंपरागत, ये है परंपरागत, और ये है उत्तर परंपरागत अवस्था। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इमिटेशन, कि बच्चा इमिटेट करके चीज़ों को सीखता है। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को दर्शाता है। प्रेक्षणीय अधिगम, ये किसने दिया है? बंडूरा ने कहा था कि बच्चा जो है वो मॉडलिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू जो है वो चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ प्राइमरी टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो हमेशा हमें कैसी चाहिए, जो हम सर्वोत्तम तरीका बोल रहे हैं प्राथमिक शिक्षण में अगर आपको करवाना है तो बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए, क्रिया के आधार पर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज, प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हेरिडिटी रेफर्स टू, हेरिडिटी किस चीज़ को रेफर करती है?
एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट को, बायोलॉजिकली ट्रांसमिशन को, क्लासरूम एनवायरनमेंट को, या न्यूट्रिशन को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरिडिटी है आपकी, जो आपकी बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन से संबंधित है, जैविक संचरण से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन का मतलब क्या है? कंटिन्यू हो रही है आपकी इवेल्युएशन, तो वो कब होती है? जब पूरी साल में हो रही हो, ऐसा नहीं है कि लास्ट में। तो थ्रू आउट द ईयर्स, यानी कि पूरे लाइफ में लगातार हो रही है, उसे क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, वो बढ़ाती है, किस चीज़ को बढ़ाती है? ताकि समानता बनी रहे, इक्वालिटी बनी रहे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी? इनमें से जो है वो अधिगम अक्षमता नहीं है। तो देखो, डिसलेक्सिया जो है एक टाइप का जो है यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया भी मेंटल यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम से संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया भी है, एस्थमा नहीं है, ये हमारी एक नॉर्मल बीमारी है, जो शरीर की बीमारी है, तो ये अधिगम की नहीं है ना, लर्निंग की नहीं है। तो देखो, डिस्ग्राफिया है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये हमारा जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर है, और डिसकैल्कुलिया जो है वो मैथ्स की कैलकुलेशन से संबंधित जो है वो यहाँ पर डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव चिल्ड्रंस आर, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो क्रिएटिव बच्चों के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की, यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस कैसे होते हैं? क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो इन बच्चों में हाईली कमिटमेंट देखने को मिलती है, हाईली क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, कुछ चीज़ हाई होती है जो भी होती है। करिकुलम मस्ट बी, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, करेक्ट असेसमेंट अप्रोच इज, जो करेक्ट असेसमेंट अप्रोच होती है, सही मूल्यांकन दृष्टिकोण है, वो क्या है? तो सही मूल्यांकन डर पर आधारित होना चाहिए, या उसमें हमें चीज़ों को जब हम असेस कर रहे हैं ना किसी चीज़ की, तो उसमें डायग्नोस होना चाहिए। और जब आप किसी चीज़ को पहचान लेते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँ कि डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग के बारे में भी आपने सुना होगा। तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? निदानात्मक। तो निदानात्मक का मतलब ये नहीं है कि आप निदान कर रहे हो, ख़त्म कर दिया। आप यहाँ पर चीज़ों को रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि क्या प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पे डायग्नोज किया। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो डायग्नोज करता है, रीज़न का पता लगाता है, आपसे पूछता है क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, और ओनली ग्रेडिंग, केवल ग्रेड देना जो है वो असेसमेंट अप्रोच के अंदर आता है, या पनिशमेंट विद रिजल्ट? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मूल्यांकन सही है, जहाँ पे पहले डायग्नोज किया जाता है और फिर रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, स्कैफोल्डिंग हेल्प्स चिल्ड्रन एल, जो स्कैफोल्डिंग है, आपको इसको मैंने कहा है, इसे पाड़ और मचान कहा जाता है। बच्चों की मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है? तो बच्चों की मदद करती है ताकि वो चीज़ों को जो है वो याद रख सके, है ना, स्वतंत्र रूप से खुद से चीज़ों को सीख सके। तो स्कैफोल्डिंग बच्चों की मदद करती है लर्निंग इंडिपेंडेंटली लेटर, ताकि वो बाद में स्वतंत्र रूप से सीख सके। तो स्कैफोल्डिंग बच्चों की इस चीज़ पे मदद करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन किए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगी, जिनका भी मेडिकल नॉन मेडिकल का एग्जाम है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। बाकी रही बात जेबीटी का एग्जाम, आप लोगों का कुछ टाइम बाद है, तो जेबीटी की भी मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगी। जैसे मैं बीएड के साइकोलॉजी सेक्शन को कवर करा रही हूँ, आपने उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कुछ जो स्टूडेंट आपके जेबीटी के हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला आप लोगों के लिए भी सेम रहने वाला है, तो आप इनको आराम से देखिए। बाकी सारी चीज़ें भी आपके सिलेबस में सेम टू सेम वैसी ही है, बस फ़र्क इतना है कि वो बीच बीच में जो है वो सिलेबस में डाली गई है। तो सारी क्लासेस आप लोगों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेट वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी भी इनको देखेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रीवियस क्लासेस में आपके जो है मैंने ऑल भी जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और एक
यहाँ पर साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप सारी की सारी क्लासेस को कवर कर सकते हो। 30 से ऊपर आई थिंक आप लोगों की अभी हो चुकी है। जो मैंने यहाँ पे टैट के भी प्रीवियस ईयर आप लोगों को जो है उस साइकोलॉजी सेक्शन में जो है वो इंक्लूड किए हैं, आप उनको भी देखिए, वो भी आप लोगों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। थैंक यू।